27 तारीख की रात का वाकया है। आयशा नगर, नूरबाग, ये सब इलाकों से मुलाकात का सिलसिला चालू था। मैं मुलाकात कर कर वापस हो रहा था। तकरीबन रात का 1 बजा था। शाह बिल्डिंग मटेरियल्स के मालिक, मैं नूरबाग से निकलकर जब आगरा रोड पर पहुंचा तो शाह बिल्डिंग मटेरियल्स के मालिक रहमान शाह वहां मौजूद थे अपनी दुकान पर, और उन्होंने मुझे हाथ दिया कि बैठो चाय पी लो। उनकी दावत पर मैं रुक गया और कुछ ही लम्हा गुजरा होगा। मेरे बैठने के 5-7 मिनट या बहुत ज्यादा अगर पकड़ेंगे तो 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर एक मोटरसाइकिल आती है, उसे 2 लोग उस पर सवार होते हैं। गाड़ी चालू थी, रुकी नहीं थी, और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा 5 या 7 मिनट का फासला होगा, और आते ही साथ उसने अंधाधुंध फायरिंग मेरे ऊपर करना शुरू कर दी। मेरे आसपास के लोग कुछ समझ पाते, जब तक एक गोली, मैं खुद भी कुछ जब तक समझ पाता कि ये माजरा क्या है, तो एक गोली मेरे सीने में लगती है, तब मुझे एहसास होता कि यार गोली चल रही है। मैं उड़कर उसकी तरफ लपकने लगता तो एक गोली मेरे पांव में लग जाती है, तो पांव से होती हुई बस एकदम किडनी के करीब आकर रुकती है। पहले ही उसका मेरा फासला 5-7 फीट का था। मेरे गिरने के बाद मैं जमीन पर गिर गया, और मेरे गिरने के बाद मैं उससे और ज्यादा करीब हो गया जो फायरिंग कर रहा था मेरे ऊपर। जब उसने, उसकी नजर से नजर मेरी मिल रही, आंखों से आंखें मिले हुई थी, उसने जब एक गोली आखिरी मेरे सर के ऊपर डाला तो मुझे आज तक यकीन नहीं हो रहा। मैं रातों में सोचता हूं, हॉस्पिटल में तो सिर्फ सोच ही रहा था कि यार अल्लाह, ये हाथ मेरा कैसे उठा। आज तक मैं इस चीज को लेकर हैरान हूं कि ये हाथ मेरा ये ऐसे कैसे उठा। 2-2.5 फीट के फासले पर उसने जब आखिरी गोली मारी तो ये हाथ मेरा उठा, और जो मेरे सर पर गोली लगने वाली थी वो मेरे हाथ से लगकर गुजर गई। वहां से मैं 2 व्हीलर के ऊपर द्वारका मनी हॉस्पिटल गया। मैंने वहां का जो मंजर देखा था कि 5-50 लोग इधर उधर, 10-20 का ग्रुप इधर, 10-20 का ग्रुप पेट्रोल पंप पर, 10-20 का ग्रुप ये होटल पर। इनका ये प्रोग्राम था कि इसको गोली मारेंगे, इसके साथ के जो लोग हैं वो भागेंगे, तो बाकी लोग हम तलवारों से और बाकी हथियारों से इसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन जिसको बोलते ना अल्लाह रखे उसे कौन चके, जो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा था। मैं जिस वक्त उठा और उठ के 2 व्हीलर पर बैठा, 2 व्हीलर के ऊपर जब बैठने के बाद मैंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, क्योंकि ये जो गोली थी, टांग की गोली तो मेरी टांग लटक चुकी थी, लेकिन ये जो दिल के पास की गोली थी, इसका मुझे एहसास हो गया था कि दुनियावी एतबार से शायद अब्दुल मालिक
तेरा बुलाना आ गया है। कसम परवरदिगार की, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह से सिर्फ एक दुआ किया कि अल्लाह आपकी मर्जी है तो मैं भी राजी आपके पास आने के लिए। बस मुझ बदनसीब के तमाम गुनाहों को माफ कर। और वहां से लेकर हॉस्पिटल तक मैं जब भी पहली मर्तबा हज के लिए गया था तो खाना काबा के ऊपर जब मेरी पहली नजर पड़ी थी तो मैंने सबसे पहली दुआ यही मांगा था कि अल्लाह मौत इज्जत वाली देना और मेरी कौम मिल्लत के लिए शहीद होने वाली मौत देना। मैंने अल्लाह बेहतर जानता, मैंने कोई दूसरी दुआ नहीं मांगी थी। और ईमान पर खात्मा करना मेरे रब ने वो सुना। मैंने जो कलमात थे रास्ते पर पढ़ता गया। मैं ये बता नहीं सकता कि यार किसी को कोई ऐसा शख्स होगा तजुर्बेकार जिसको गोली लगी होगी, लेकिन उसका जो दर्द था, एक गरम सलाई होती है ना, लाल कर दी जाती है जिसे लाल, ऐसा लग रहा था किसी ने इसे दिल के पास घुसा दिया है। इतनी जलन और इतनी तकलीफ थी, लेकिन मैंने जैसे ही ये दुआ मांगी कि अल्लाह आप जिसमें राजी मैं उसमें राजी, यकीन मानो वो दर्द ऐसा हुआ जैसे कहां गया पता ही नहीं चला। और फिर मैंने देखा कि मेरे अपने लोग बड़े घबराए हुए हैं, टेंशन में है। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे शहर के लोग। तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उनसे ये कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, आप फिक्र मत करो। ये सिर्फ उस वक्त ये हिम्मत देने का, इतनी तकलीफ में हिम्मत देने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोगों ने ये हरकत की है, कहीं मेरे शहर के नौजवान गुस्से में आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। तो मैंने बजाय उनको ये जाहिर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूं। वहां से मुझे सिटी स्कीम के लिए लेके गया। फिर अचानक क्या डिसीजन हुआ, फैसला हुआ, गोली मेरी कहां थी, क्या थी, वो तो मुझे नहीं बताया जा रहा था। नासिक लेके चले गए मुझे। नासिक के अंदर दूसरे दिन जब मेरा ऑपरेशन शुरू था, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन मेरा कामयाब हो गया। अभी गोलियां निकली भी नहीं थी मेरे सीने से, मेरे जिस्म से गोलियां निकली भी नहीं थी। और शहर के एक जिम्मेदार ऑफिसर अनिकेत भारती साहब, उन्होंने पूरे केस को हल करके बता दिया पब्लिक आवाम के सामने कि केस क्या था। बैठे 2 आरोपी को पकड़े, जिसमें से एक बोगस आरोपी था और एक ओरिजिनल आरोपी था, और यही 2 आरोपी के ऊपर लाकर मामला खत्म कर दिया कि बस ये 2 आरोपी है, यही जमीन का कारोबार था, यही सब कुछ था। तो उस वक्त तो मेरे जहन में एक चीज आई कि जब एम्बुलेंस में मैं बैठा था तो अनिकेत भारती साहब मेरे पास आए, मुझसे मुसाफा किए और मुझे बोलने लगे कि हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। लेकिन उनका ये बयान सुनकर अफसोस हुआ कि कातिल से मोहब्बत भी, मकतूल से हमदर्दी भी, कातिल से मोहब्बत भी और मकतूल से हमदर्दी भी। मोहब्बत का सजा किससे पाओगे? उनका ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। डिपार्टमेंट ने जो हरकत की, उनका ये पूरा प्लान था कि ये 2 लोगों के ऊपर केस खत्म किया जाए। बाद में हमारे एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने आवाज बुलंद की और पुलिस पे प्रेशर बना कि कार्रवाई सब सही सिमत होना चाहिए।
हमारे लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब और शहर के तमाम जिम्मेदारान, एजाज बेग साहब, यूसुफ इलियास साहब और तमाम शहर के बहुत सारे जिम्मेदारान ने जब ये चीज पुलिस के सामने रखी तो पुलिस की कार्रवाई सही सिमत आना शुरू की। मुफ्ती साहब ने ऐवान के अंदर आवाज उठाई, अच्छी बात है। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं भी कि आपने ऐवान में आवाज उठाई, लेकिन यह आवाज सिर्फ आपने इसलिए नहीं उठाना था कि ये गोली अब्दुल मालिक पे चली है। मुफ्ती साहब, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, आप मेरे एमएलए हो, मेरी पार्टी के एमएलए हो। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि साहब जो किया तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि शहर के किसी भी एक आम आदमी के ऊपर भी अगर कुछ जरा सी खराश आएगी तो आप इसी तरीके से आवाज उठाएंगे। शहर, जैसे कि मैंने बताया कि अनिकेत भारती साहब ने पूरी जांच का रुख ही बदल दिया। दरअसल ये कोई जमीन और जायदाद का झगड़ा नहीं था, ये झगड़ा जो सैलानी चौक के अंदर मैंने ये बात कही थी कि शहर के अंदर इंडी का नशा बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी नस्लें तबाह हो रही है, हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है प्री प्लानिंग के तहत। जिस तरीके से बॉम्बे में, मुंब्रा में, भिवंडी में अब ये बीमारी शहर के अंदर आई है, तो मैंने उस वक्त कहा था पुलिस ऑफिसर अफगान को कि आप लोग इस चीज पर ध्यान दें, आप लोग इस चीज पर ध्यान दें, वरना हम कार्रवाई करेंगे, हम आप लोगों के नाम की कंप्लेंट करेंगे। और मैंने दबे कुछ अल्फाज में या साफ साफ अल्फाज में कहा था कि एक सियासी घराना है जो ये नशे का धंधा शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर करवा रहा है और शहर को नशे का आदी बनवा रहा है, शहर के बच्चों को, नवी नस्लों को नशा करवाकर जुर्म करवा रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं उन हरामखोरों को जाकर लगी जो ये बात कहते हैं कि फला जगह नेपाल में क्या बोलते कसीनो पसीनो, ये वो इतना शरीफ बन रहा जैसे अपनी काबल से आया है। जिनकी पैदाइश, जिनकी बुनियाद हराम खोरी से हुई है, वो ऐसी बात कर रहे हैं। एसपी साहब के बयान से मैं उसी वक्त समझ गया कि बुज़दिलों के अंदर हिम्मत इतनी कहां से आ गई। नहीं तो झगड़ा तो 1992-94 का चल रहा था ना। इनके अंदर, ये बुज़दिलों के अंदर अगर गोली अब्दुल मालिक को लगी, 40-40 पुलिस आसिफ शेख रशीद के घर पे बैठ रहे, पुलिस, वाह, डॉक्टर खालिद ने हत्या घूम रहा, अब्दुल माजिद परेशान हाल घूम रहा, तुमको कोई फिक्र नहीं, मैं मरा पड़ा हूं, मुझे नासिक ले जाया जा रहा है। डॉक्टर खालिद ने बोला यार कम से कम उसका बंदोबस्त दो, ये हमें बंदोबस्त नहीं दिए, इन्होंने कहां बंदोबस्त दिए, वो आसिफ शेख रशीद के घर पर, वो खलील के घर पर, वो अकील के घर पर। तो मुझे बताइए कि ये माजरा क्या है। और कार्रवाई के नाम पर 2-4 दिन तुमने शहर में बहुत डंडे बरसाए, गरीब आवाम को तकलीफ दी, पान दुकान वालों को मारा जा रहा, होटल वालों को मारा जा रहा, शहर बंद कराया जा रहा और आरोपी मजे से घूम रहे। अरे तुमने तो इतने खबरी फैलाने की तो जरूरत ही नहीं थी, एक ही खबरी मिल गया गांव में, तो इतना बड़ा खबरी तुमको मिल गया। वो बोलता है
कि पुलिस से पहले मुझे सब मालूम पड़ता है, यानी इसका मतलब अल्ताफ टकलिया का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब आरिफ कुरैशी का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब सिराज भैवा का मर्डर भी तुझे मालूम है। इसका मतलब सभी एंटी करप्शन में हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब रिजवान सर पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब इसराइल इस्सू पे हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब एजाज बेग पर हमला करने वाले भी तुझे मालूम है। इसका मतलब शहर में कहां गांजा बिक रहा, कहां पाउडर बिक रहा, कहां एमडी बिक रही, कहां चरस बिक रहा, कहां जुआ चल रहा, कहां सट्टा चल रहा, ये सब तुझे मालूम है। और यही तो मालूम रहता। तुझे इतनी अंदर की रिपोर्ट है तो सारे शहर का 2 नंबर के धंधे चला रहे, तुम क्या समझ रहे? ये 2-3 मूंगफली के दाने मेरी जिस्म में डाल के मुझे डराएंगे? अरे यूनुस ईसा खानदान के अंदर जुल्म के खिलाफ और डर नाम की डिक्शनरी में चीज ही नहीं है, हमको डरा रहे? ये 2-4 मूंगफली के दाने, अबे हमारा ईमान है, अबे लिखी है मरेंगे, तेरे जैसे 20-20, 25-25 लेके नहीं घूम रहा। और आज बोल रहा मैं, अभी सिर्फ पैर नहीं टिक रही, हिम्मत टिके भी है, पैर नहीं टिक रहे, कुछ दिन में वो भी टिकेंगे इंशाअल्लाह। ये मत समझना कि मैं डर के दबक के बैठ जाऊंगा। मेरे शहर को तुम नुकसान पहुंचाओगे, मेरी नस्लों को तुम नुकसान पहुंचाएंगे, मेरी कौम को तुम नुकसान पहुंचाओगे। याद रखना, अब्दुल मालिक को जो नई जिंदगी मिली है, आज इस स्टेज पे मेरे वालिद भी मौजूद है, आज इस स्टेज पे मेरे भाई भी मौजूद है, आज इस स्टेज पे मेरे बच्चे भी मौजूद है, आज इस स्टेज पे और इस समाज पे पूरे मेरे खानदान के लोग भी मौजूद है। मैं उनके सामने ये बात कर रहा हूं कि अब मुझे जो जिंदगी मिली है, ये अल्लाह ने मुझे जो नई जिंदगी दी है, ये आप लोगों की दुआओं की बदौलत है। और इंशाअल्लाह नज़ीम मैं आज से अब्दुल मालिक अपनी जिंदगी को मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव के अवाम के लिए, गाँव और मिल्लत के लिए वक्फ कर रहूंगा। मैं वक्फ करूंगा अपने हाथ को, मैं घर से नहीं निकलूंगा। मैं इस नशे के खिलाफ, इस बुराई के खिलाफ आज मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ और मेरे शहर का मुस्तकबिल बचाना है। कौन लड़ेगा लड़ाई? अरे हम लड़ेंगे लड़ाई, हम लड़ेंगे लड़ाई, नशे के खिलाफ लड़ेंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, बंदूक के खिलाफ लड़ेंगे। सीने हाजिर है, अरे गोली चलाओ, कितनी चलाएंगे, कितने मालिक मारेंगे, कितने मालिक मारेंगे, हर घर से मालिक निकलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारा नशा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे शहर के सरपरस्तों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, खास तौर से जो स्कूल पढ़ रहे हैं। हर स्कूल के आसपास एमडी पाउडर बिक रहा है, हर स्कूल के। कोई अगर ये सोचता होगा कि मेरा बच्चा अभी तो 14 ही साल का है, मेरा बच्चा तो अभी 13 ही साल का है, लेकिन नहीं, इन हरामखोरों ने प्लानिंग के साथ हमारी नस्लों के अंदर नशा घोल दिया है। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं कि सारे इख्तिलाफात भूल कर उठो,
ना तकनी, ना मोमिन, ना अंसारी, ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी। हमें इस मिल्लत के लिए लड़ना है। कोई लड़े या ना लड़े, मैं हर हाल में ये लड़ाई लड़ूंगा। शहर के सरपंच अपने बच्चों पर ध्यान दे। ये पहले उन्हें फुकट में देकर आदत लगा रहे, फिर वही बच्चे घर में चोरी कर रहे हैं, फिर वही बच्चे साइकिलें चुरा रहे हैं, फिर वही बच्चे मोटरसाइकिल चुरा रहे हैं। इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत पक्के इलाकों को छोड़ो, कच्चे इलाकों में भी टारगेट किया है। और हमारी डिपार्टमेंट तो इतनी भारी है कि पान की दुकान से एक रीमर की पूड़ी खरीदने वाले को पकड़ लेती। और शहर में ना हिंदी मिल रहा इनको, ना गांजा मिल रहा। वारे पुलिस दोहरा रूप बहुत अच्छे। नदी के उस पार मुझे एक जगह बताओ कि जहां एमडी बिक रही है। यही डिपार्टमेंट है ना, यही एसपी है, यही एडिशनल एसपी है, यही डिपोटी है, यही पीआई है कि बाहर के है। नदी के उस पार एक जगह नहीं है जहां एमडी बिक रही है। आगे खोलो। और मैं बेचने वालों को भी ये बात कहूंगा कि ये धंधा बंबई डोगरी से शुरू हुआ था, पठानवाड़ी से, लेकिन ये धंधा उन लोगों ने क्यों बंद कर दिया पता है? ये बेचने वाले सुनो खान से कि आखिर में उनकी बच्चे नशा करने लगे थे। और इस शहर के अंदर जब गर्दा बिकता था तो ये डिपार्टमेंट के लोग जब पैसा लेते थे ना, तो ऐसे कुछ अधिकारी थे जिन्होंने छूट दे के रखे, ऐसे कुछ पुलिस वाले थे। मैं उनको भी ये नसीहत करना चाहता हूं कि तुम ये इस धंधे से बचो, नहीं तो किसी का बच्चा, किसी ऑफिसर का बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, जवान बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, फांसी ले लिया, जो बोएंगे ना वही काटेंगे। कि डिपार्टमेंट वालों को भी मेरी नसीहत है कि पैसा ले रहे ना तो थोड़ा सोच समझ के लो, नहीं तो ये चीज तुम्हारी नस्लों में भी आने वाली है। तुम ये मत समझो कि आज हम पैसा लेके निकल जाएंगे, 2-4 साल नौकरी करके निकल जाएंगे, ये मत सोचना। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।